हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हम अपन टेंसर में दो लगभग दो क्लास का पढ़ चुके थे। उसमें मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, उसको ऑर्डर में लिखने का तरीका, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये सब कुछ आपको बता दिया था। तो आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज अपना टॉपिक है प्रदिशों की संक्रिया। तो देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो टेंसर होते हैं, जैसे अपने पास सिंपल मैथमेटिक्स में अब होती है एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइडेशन होता है, तो वैसे अपने को टेंसर में भी क्या होता है, इस टाइप की कुछ कैलकुलेशन होती है। तो उस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जो अपना जो टॉपिक है वो क्या है अपने पास, प्रदिशों की संक्रिया यानी ऑपरेशन ऑफ टेंसर। तो ऑपरेशन ऑफ टेंसर होता क्या है वो देखना है। तो इसमें कितनी संक्रिया आती है, टोटल 4 संक्रिया आती है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि गणितीय भौतिकी में, लिख लीजिए इसमें कि गणितीय भौतिकी में प्रदिशों की 4 मूल संक्रियाएं है। गणितीय भौतिकी में प्रदिशों की 4 मूल संक्रियाएं हैं, जिसमें फर्स्ट लिखिए प्रदिशों का योग, जिसमें फर्स्ट लिखिए प्रदिशों का योग, सेकंड लिखिए प्रदिशों का व्यवकलन, प्रदिशों का व्यवकलन, थर्ड लिखिए प्रदिशों का गुणन, थर्ड लिखिए प्रदिशों का गुणन, और फोर्थ लिखिए प्रदिशों का भाग, फोर्थ लिखिए प्रदिशों का भाग। तो ये 4 एक एक करके अपन को पढ़नी है। तो इस सबसे पहले तो क्या होगा, एडिशन ऑफ टेंसर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर और डिवाइडेशन ऑफ टेंसर। तो ये क्या है, अपनी 4 मूलभूत संक्रिया है। तो एक एक संक्रिया का अपन अध्ययन करते हैं। तो एक एक संक्रिया को अपन आराम से समझते हुए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लगा लीजिए, फर्स्ट लगाइए आप प्रदिशों का योग। फर्स्ट वापस लगा दीजिए प्रदिशों का योग, एडिशन ऑफ टेंसर, प्रदिशों का योग। और इसमें लिखिए प्रदिशों के, देखो सबसे पहले तो जब अपन योग करते हैं, यानी मान लेते हैं कि कोई भी टेंसर का एडिशन करना है, तो टेंसर का एडिशन करने के लिए अपने पास जो फॉर्म होनी चाहिए, मान लिया कि अपने पास कोई भी ए पी क्यू इस फॉर्म में है। ये कौन सा टेंसर है अपना, एक तरह से मिक्स्ड टेंसर है। तो इसका जो एडिशन होगा, जिसके साथ एडिशन होगा वो भी किस फॉर्म में होना चाहिए, मिक्स्ड टेंसर में होना चाहिए। यानी वो भी किस में होना चाहिए, अपना पी और क्यू में होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, अपना मिक्स्ड फॉर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला टेंसर तो आपने ले लिया कॉन्ट्रावेरिएंट और ये ले लिया आपने कोवेरिएंट और इसका आप एडिशन करने जा रहे हो, तो ये वाला तरीका है वो क्या है, अपना रॉन्ग है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ही वही होती है कि जो अपने पास जिस एडिशन का, जिस टेंसर का एडिशन हो रहा है, जिस टेंसर की टर्म का एडिशन हो रहा है, ऐड हो रही है, वो टर्म दोनों कैसी होनी चाहिए, उसके प्रारूप क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये मिक्स्ड है तो ये भी मिक्स्ड होगा और इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा, मिक्स्ड आएगा। ऐसा हो सकता है कि यदि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है और ये भी कॉन्ट्रावेरिएंट है तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट आएगा, वो हो सकता है। बल्कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट है और ये कौन सी है, कोवेरिएंट है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें लिखिए प्रदिशों के योग में कि प्रदिशों के योग के लिए यह आवश्यक है कि, प्रदिशों के योग के लिए यह आवश्यक है कि कोटि व प्रारूप समान हो। प्रदिशों के योग के लिए यह आवश्यक है कि कोटि व प्रारूप समान हो, कोटि व प्रारूप समान हो, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि व प्रारूप भी वही प्राप्त हो, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि व प्रारूप भी वही प्राप्त हो। प्रदिशों के योग के लिए यह आवश्यक है कि कोटि व प्रारूप समान हो, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि व प्रारूप भी वही प्राप्त हो। यही प्रदिशों के योग का नियम है, यही प्रदिशों के योग का नियम है। यही प्रदिशों के योग का नियम है। तो सबसे पहले अपन तीनों टेंसर के लिए इनके नियम लिख देते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं अपन प्रतिचर प्रदिशों का योग,
प्रतिचर प्रदिशों का योग, यानी ये कौन सा टेंसर है, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, एडिशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, तो देखो जब प्रतिचर का योग करते हैं तो मान लिया कि ये कॉन्ट्रावेरिएंट में है, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट में पी क्यू का आने चाहिए, टॉप पर आने चाहिए, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट में आने चाहिए, प्लस ये भी क्या होगा अपना बी पी क्यू इज इक्वल टू ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, यही आएगा। ऐसे यदि मैं बात करता हूँ किसकी, सहचर प्रदिशों का योग की, सहचर प्रदिशों का योग, तो देखो ये कौन सा टेंसर है अपना, कोवेरिएंट टेंसर है, तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ये सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी पी क्यू। ठीक है, ऐसे ही अपना जो थर्ड आएगा वो क्या आएगा अपना, मिश्रित प्रदिशों का योग, क्या आएगा, मिश्रित प्रदिशों का योग, तो ये भी क्या आना चाहिए अपना, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू इज इक्वल टू सी पी क्यू। तो इसकी अपन ने जो डेफिनेशन लिखी है वो वही लिखी है कि जो इसमें टेंसर का एडिशन होता है उसके प्रारूप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसी प्रारूप का अपन को क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। यानी ये देखो ये यदि कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट के साथ ही ऐड होना चाहिए, इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, कॉन्ट्रावेरिएंट ही आना चाहिए। ये कोवेरिएंट है, कोवेरिएंट के साथ ऐड होगा और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, कोवेरिएंट आएगा। ये मिक्स है, ये मिक्स के साथ ऐड होगा और क्या रिजल्ट आएगा, मिक्स आएगा। तो ये तीनों टर्म आप एक बार लिखिए। लिख लिया। अब देखो ये तीन तो हो गए, अब नेक्स्ट लिखता हूं कि प्रदिशों के योग के लिए, प्रदिशों के योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। किसका, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय प्रदिशों के योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है, तो देखो प्रदिशों के योग के लिए जब क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू है तो इसका क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, मतलब ये कि अपन मिक्स्ड टेंसर के लिए लिख रहे हैं, मिक्स्ड टेंसर के लिए क्या आ जाएगा, बी पी क्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया, बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए अपने पास, बी पी क्यू प्लस का ए पी क्यू। ठीक है, और यही किसके इक्वल होता है, जब इनका ऐड करते हो तो ये इक्वल होता है सी पी क्यू के। ठीक है, ऐसे यदि मैं लिखूँ इसका साक्षरता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, यानी प्रदिशों के योग के लिए, प्रदिशों के योग के लिए साक्षर नियम का भी पालन होता है, एसोसिएटिव लॉ का भी फॉलो करता है, साक्षर नियम का भी पालन होता है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा अपने पास, देखो ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू प्लस सी पी क्यू। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में बंद है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू प्लस सी पी क्यू, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आना चाहिए। तो ये क्या होता है अपना एसोसिएटिव लॉ होता है। यदि एक मैं बताता हूँ कि यदि प्रदिशों का योग अपन को किस फॉर्म में लिखना है, एस निर्देश तंत्र में लिखना है, तो प्रदिशों का योग एस निर्देश तंत्र में, किसमें, एस निर्देश तंत्र में। एक बार समझना है, फिर आराम से मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा तो आप लिख लेना। ठीक है, प्रदिशों का योग एस निर्देश तंत्र में लिखना है, तो ये क्या आएगा अपने पास, ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सी पी क्यू। यदि ये अपन को किस में लिखना है, एस डैश में लिखना है, यानी प्रदिशों का योग, प्रदिशों का योग एस डैश निर्देश तंत्र में, तो एस डैश में कैसे लिखोगे, ए बार पी क्यू प्लस बी बार पी क्यू इज इक्वल टू सी बार पी क्यू। ठीक है, तो ये सब नियम है, तो ये अपने तीनों टेंसर के लिए थे। ये क्रम कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और क्या है, एस निर्देश तंत्र में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये क्वेश्चन है, और ये क्या है, एस डैश में, तो इनको आप लिख लीजिए। फिर अपन इसका एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैसे इसका एडिशन आता है।
थोड़ा लिखने की स्पीड रखना, ठीक है। लिख दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, इसमें एग्जाम्पल करके लिखिए। एग्जाम्पल में लिखिए, माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश ए पी क्यू एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश ए पी क्यू एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश ए पी क्यू तथा एस डैश निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश ए बार आई जे है तथा एस डैश निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश ए बार आई जे है। तो अब देखो मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल में ये चीज़ लिखी है कि कोई भी द्वितीय कोटि का अपन जो मिश्रित टेंसर होता है, यानी जो क्या होता है मिक्स्ड टेंसर होता है, इसमें मिनिमम ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। तो 2 कोटि का अपन ने या 2 कोटि का क्या लिया अपन एक टेंसर लिया, तो उसमें मान लिया कि एस निर्देश तंत्र में तो ए पी क्यू है और एस डैश निर्देश तंत्र में क्या है ए बार पी आई जे है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसके रूपांतरण समीकरण लिखता हूँ, यानी क्या लिखूँ प्रदिश रूपांतरण समीकरण से प्रदिश रूपांतरण समीकरण से, यानी ये क्या है अपनी टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तभी आगे ये कर पाओगे। मैंने पहले ही बताया था, इसकी जो पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने पूरी क्लास इसी के बेस पे ली है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो देखो अपन लिखते हैं सबसे पहले एस बार का, तो ये लिख दिया मैंने ए बार आई जे इज इक्वल टू, देखो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ आ गया अपने पास ए पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन डेल एक्स बार जो ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ नीचे है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा डेल एक्स पी और यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स क्यू। ठीक है, तो ये तो किसके लिए लिखा है अपन ने ए के लिए। इसी प्रकार मैं यदि बी के लिए लिख लूँ तो इसी प्रकार लिख सकता हूँ मैं बी के लिए। तो इसी प्रकार मैं लिख लूँ मिश्रित प्रदिश बी के लिए, तो इसी प्रकार लिख लेता हूँ। ये तो किसके लिए लिखा ए के लिए, इसी प्रकार मिश्रित प्रदिश बी के लिए। तो देखो बी के लिए लिखना होगा तो वही सेम बी आई जे इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी। ठीक है, डेल एक्स क्यू और डेल एक्स बार जे, और ये हो जाएगा बी पी क्यू। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ सी के लिए, इसी प्रकार मिश्रित प्रदिश, इसी प्रकार मिश्रित प्रदिश सी के लिए। तो सी के लिए क्या हो जाएगा अपने पास सी बार आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास सी पी क्यू डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू। ठीक है, अब ये तो अपने पास फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये क्या हो गई थर्ड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ इनका एडिशन करता हूँ। तो देखो ऐड कैसे करते हैं, तो मैं मार्क कर लेता हूँ कि समीकरण 1+2 करने पर
देखो समीकरण जब 1+2 करते हैं यानी ये दोनों ऐड होगी, यानी क्या ऐड होगा यहाँ पे a बार आई जे प्लस b बार आई जे, ठीक है। तो ये वाली दोनों टर्म ऐड होगी तो ये भी होगा, तो डेल एक्स बार आई और डेल एक्स अपॉन में p, ठीक है। और ये आ जाएगा डेल एक्स क्यू और डेल एक्स बार जे, ए पी क्यू, ठीक है। प्लस ये वाली टर्म ऐड होगी तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू और डेल एक्स बार जे, और ये क्या आ जाएगा बी पी क्यू, ठीक है। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो कॉमन ले सकता हूँ, तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू और डेल एक्स बार जे, ठीक है। तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचा ए पी क्यू प्लस का बी पी क्यू, ठीक है। और ये इधर क्या बचा अपना ए बार आई जे प्लस का बी बार आई जे, ठीक है। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4। अब देखो समीकरण 3 और 4 की यदि मैं तुलना करता हूँ तो समीकरण 3 और 4 किसके इक्वल आते हैं, समीकरण 3 व 4 के कंपेयर करें तो ये क्या आता है अपना, देखो जो ये वाली टर्म है वो तो सेम है, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आएगी अपनी सी बार आई के, यानी अपनी ये वाली टर्म आएगी आई जे बी बार आई जे, किसके इक्वल आएगा सी बार आई जे के, तो सी बार आई जे के। और जो ये वाली टर्म थी वो किसके इक्वल आएगी सी पी क्यू के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू, ये किसके इक्वल आएगा सी पी क्यू के। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है ये तो किसमें एस डैश निर्देश तंत्र में, क्योंकि क्या आ रहा है सबके ऊपर बार आ रहा है, और ये क्या है अपनी एस निर्देश तंत्र में। तो इस तरह से इनका क्या होता है एडिशन होता है, ठीक है। तो लिखिए अब अपन को कौन सा लिखना है, ये तो लिखा है प्रदिशों का योग। अब ऐसे ही सेम टू सेम लिखना है अपन को प्रदिशों का व्यवकलन। लिख दिया, चले आगे। फिर चलते अपना जो सेकंड है वो क्या प्रदिशों का व्यवकलन यानी माइनस करना। दूसरा क्या है अपना प्रदिशों का व्यवकलन, तो दूसरा पॉइंट है अपना प्रदिशों का व्यवकलन, ठीक है। तो इसमें भी वही लिखना है, प्रदिशों का व्यवकलन भी क्या होगा सेम प्रारूप में होगा, यानी कोई कॉन्ट्रावेरिएंट है तो कॉन्ट्रावेरिएंट की फॉर्म में आएगा, यदि कोवेरिएंट है तो कोवेरिएंट की फॉर्म में आएगा, यदि मिक्स्ड में है तो मिक्स्ड की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए कि प्रदिशों के व्यवकलन के लिए आवश्यक है कि प्रदिशों के व्यवकलन के लिए आवश्यक है कि प्रदिशों के व्यवकलन के लिए आवश्यक है कि प्रदिशों की कोटि व प्रारूप समान हो, प्रदिशों की कोटि व प्रारूप समान हो, प्रदिशों की कोटि व प्रारूप समान हो, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि व प्रारूप भी वही प्राप्त हो, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि एवं प्रारूप भी
वही प्राप्त हो, जिससे प्राप्त प्रदिश की कोटि एवं प्रारूप भी वही प्राप्त हो। यही प्रदिशों के व्यवकलन का नियम है, यही प्रदिशों के व्यवकलन का नियम है। तो प्रदिशों का व्यवकलन वही, यदि क्या कह रहे हैं कि जिसके साथ व्यवकलन होगा उसी की फॉर्म में अपना क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। तो यही क्या है, व्यवकलन का नियम है। तो देखो अपन यदि फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखे, यानी फर्स्ट किसके लिए लिखते हैं अपन, प्रतिच्छर प्रदिश के लिए। प्रतिच्छर प्रदिश के लिए, तो प्रतिच्छर प्रदिश के लिए जो आएगा वो क्या आएगा, मान लिया कि अपने पास ए पी क्यू है माइनस बी पी क्यू है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सी पी क्यू आएगा। ठीक है, बी लिख लेते हैं सहचर प्रदिशों के लिए, कोवेरिएंट के लिए। तो ये क्या आएगा, देखो इसमें भी आएगा अपने पास ए पी क्यू माइनस बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सी पी क्यू, ये कोवेरिएंट के फॉर्म में आएगा। यदि अपन बात करते किसके लिए, मिश्रित के लिए, मिक्स्ड टेंसर के लिए, तो मिश्रित टेंसर के लिए जो आएगा अपने पास वो क्या आएगा, अपने पास ए पी क्यू माइनस बी पी क्यू इज इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो भी कौन सी फॉर्म में आएगा, सी पी क्यू। ऐसे अपन यदि निर्देश तंत्र की बात करें तो डी के लिए लिखते हैं एस निर्देश तंत्र में। तो एस निर्देश तंत्र में वही ए पी क्यू माइनस का बी पी क्यू किसके इक्वल आना चाहिए, सी पी क्यू के। ऐसे ही अपने पास एस डैश की बात करें तो एस डैश निर्देश तंत्र में ये क्या आएगा, केवल बाहर आ जाएगा ए बार पी क्यू माइनस बी बार पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बार पी क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो गया अपना लो। ठीक है, अब इसका भी एग्जाम्पल लिखते हैं, लिख दिया तो एग्जाम्पल लिखे इसका भी। लिख दिया, लिखे एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। माना द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदेश है, लिखिए, माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है, माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है, माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदेश है। एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदेश, एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदेश ए पी क्यू है तथा एस डैश निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदेश ए बार आई जे है। तो प्रदिश रूपांतरण समीकरण से, तो प्रदिश रूपांतरण समीकरण से, तो देखो इसके लिए यदि किसके लिए, यदि मिश्रित प्रदेश ए के लिए लिखे अपन, मिश्रित प्रदेश ए के लिए, तो इसके लिए जो रूपांतरण समीकरण आएगा वो क्या आएगा, देखो ए बार आई जे इज इक्वल टू, इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, ए पी क्यू, और इसमें जो टर्म आएगी वो कैसे आएगी, डेल एक्स बार आई आएगा, और जो नीचे है वो नीचे आएगा तो डेल एक्स बार जे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स बार पी और डेल एक्स बार क्यू। ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1। इसी प्रकार अपन बी के लिए लिख सकते हैं, इसी प्रकार मिश्रित प्रदेश बी के लिए, इसी प्रकार मिश्रित प्रदेश बी के लिए, तो बी के लिए क्या आएगा, बी बार आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी पी क्यू। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो इतने फास्ट क्यों लिख रहे हो, तो मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी है, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, इसी प्रकार
मिश्रित प्रदिश C के लिए, इसी प्रकार मिश्रित प्रदिश C के लिए, तो C के लिए क्या आएगा, C बार आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, जे, और यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू, यहाँ क्या आएगा सी पी क्यू। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं कि समीकरण क्या करना है, व्यवकलन करना है। तो 1 - 2 करने पर, तो देखो समीकरण 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा अपने पास, ए बार आई जे माइनस का बी बार आई जे आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर वाली टर्म होगी तो डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी, ठीक है, डेल एक्स क्यू और डेल एक्स बार जे, इधर क्या आ जाएगा ए पी क्यू, माइनस इधर आएगा डेल एक्स बार आई डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू और डेल एक्स जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी पी क्यू। देखो ये वाली और ये वाली कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं, डेल एक्स आई डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू और डेल एक्स बार जे, तो ये आ जाएगा अपने पास ए पी क्यू माइनस बी पी क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास ए बार आई जे माइनस का बी बार आई जे। अब देखो इसमें इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 4। 3 और 4 की क्या कराए, तुलना कराए। तो देखो यहाँ पे 3 और 4 की तुलना कराएंगे तो क्या आएगा, समीकरण 3 व 4 को कंपेयर करने पर, तीन और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये किसके इक्वल होगा, यानी इसको कंपेयर करें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है, तो इसका जो ये किसके इक्वल होगा, ये इसके होगा, यानी ए बार आई जे माइनस बी बार आई जे इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास सी बार आई जे। ऐसे ही जो ये वाली इक्वेशन थी, यानी ये क्या था अपना ए पी क्यू माइनस का बी पी क्यू, ये किसके इक्वल आएगा, सी पी क्यू के। तो ये तो किस में हो जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में, बार आ रहा है इसलिए, और ये हो जाएगा एस निर्देश तंत्र में, ठीक है। तो लिख दीजिए ये अपना क्या हो गया, व्यवकलन हो गया। जल्दी से लिखिए थोड़ा। लिख दिया, चले आगे। थर्ड आएगा अपना क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर यानी प्रदिशों का गुणन। हटा दो, थर्ड क्या आएगा अपना, प्रदिशों का गुणन। थर्ड क्या आएगा अपना, प्रदिशों का गुणन।
थर्ड आएगा प्रदिशों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। ठीक है, तो इसमें दो टाइप से गुणन होता है, एक तो बाह्य गुणनफल हो रहा है, एक आंतरिक गुणनफल होता है। तो इसमें लिखिए प्रदिशों का गुणन दो प्रकार से किया जाता है। प्रदिशों का गुणन दो प्रकार से किया जाता है। प्रदिशों का बाह्य गुणन और प्रदिशों का आंतरिक गुणन। ठीक है, तो प्रदिशों का जो गुणन होता है वो दो प्रकार से होता है। बाह्य गुणन तो वही ये अपना एक सिंपल तरह से जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक टर्म ले ली दूसरी टर्म ले ली, दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसमें क्या होता है, कोटि जो होगी वो ऐड हो जाएगी। वो अभी देखेंगे कि कोटि ऐड कैसे होगी, यानी जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, और जो आंतरिक गुणन है उसकी अपन बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट लगाइए वापस प्रदिशों का बाह्य गुणन। फर्स्ट लगाइए वापस प्रदिशों का बाह्य गुणन और उसमें लिखिए कि प्रदिशों का बाह्य गुणनफल एक सामान्य गुणनफल है। 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 प्रदिशों के बाह्य गुणनफल में प्रदिश की कोटि का योग, प्रदिशों के बाह्य गुणनफल में, प्रदिशों के बाह्य गुणनफल में, प्रदिशों के बाह्य गुणनफल में प्रदिशों की कोटि का योग हो जाता है। प्रदिशों की कोटि का योग हो जाता है। प्रदिशों की कोटि का योग हो जाता है और प्राप्त प्रदिश की कोटि हमेशा अधिक प्राप्त होती है। और प्राप्त प्रदिश की कोटि हमेशा अधिक प्राप्त होती है, यानी उसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऐड हो जाता है उसका। एग्जाम्पल करके लिखिए, माना एक द्वितीय कोटि का मिश्रित है प्रदिश है। एग्जाम्पल करके लिखिए, माना एक द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदिश है। माना एक द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदिश है। एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश, एस निर्देश तंत्र में यह मिश्रित प्रदिश ए पी क्यू है तथा एस डैश निर्देश तंत्र में मिश्रित प्रदिश ए आई जे है, ए बार आई जे है। एस निर्देश तंत्र में मिश्रित प्रदिश ए पी क्यू है तथा एस डैश निर्देश तंत्र में ए बार आई जे है। अतः प्रदिश रूपांतरण समीकरण से, अतः प्रदिश रूपांतरण समीकरण से, देखो प्रदिश रूपांतरण समीकरण कैसे लिखते हैं, वही ए बार आई जे इज इक्वल टू, यह आ जाएगा डेल एक्स बार आई और क्या आ जाएगा डेल एक्स बार जे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ए पी क्यू है तो पी का इधर आ जाएगा तो ये डेल एक्स पी और ये आ जाएगा डेल एक्स क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है, ये अपन ने कर दिया, अब इसमें करना है कि अब इसी प्रकार अपन बी का लिख सकते हैं। इसी प्रकार मिश्रित प्रदिश बी के लिए तो ये आ जाएगा अपने पास बी बार आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, ये आ जाएगा डेल एक्स पी, ये आ जाएगा डेल एक्स क्यू और ये आ जाएगा बी पी क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कौन कौन सी का, इक्वेशन 1 और 2 का। देखो समीकरण यदि मैं 1 और 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई वही बाह्य गुणनफल कैसा होता है, एक नॉर्मल गुणनफल होता है, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा ए आई जे डॉट बी बार आई जे। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो इधर क्या टर्म आएगी, डेल एक्स बार आई अपॉन में डेल एक्स पी डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे। ठीक है, और इधर भी क्या आएगी, डेल एक्स बार आई अपॉन में डेल एक्स पी और डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे, और ये क्या आ जाएगा, ए पी क्यू और बी पी क्यू।
अब देखो जो मैंने लाइन लिखाई है वो क्या लिखाई है कि बाह्य गुणनफल में क्या होता है, मैंने अभी एक लाइन लिखाई है, तो वो लाइन क्या लिखाई है बताइए, पढ़िए एक बार उस लाइन को कि जो प्रदिशों के बाह्य गुणनफल में मैंने एक लाइन लिखाई है कि उसकी कोटि का क्या होता है, उसकी ऑर्डर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मान लिया कि अपने पास ये क्या था, मिश्रित क्या था, सेकंड ऑर्डर का क्या था, मिक्स्ड टेंसर था, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी कैसा है, सेकंड ऑर्डर का है, मिश्रित टेंसर है यानी मिक्स्ड टेंसर है। तो देखो इसकी ऑर्डर कितनी था, 2 था, इसकी कोटि कितनी थी, 2, इसकी कोटि कितनी थी, 2, पर जब इसका मल्टीप्लाई किया तो इसकी कोटि कितनी हुई, 4, यानी इसकी 2 कोटि और इसकी 2 कोटि दोनों क्या हो गई, अपनी ऐड हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो ऑर्डर होगा या जो कोटि होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। तो ये लिखिए, इसके बाद 2 लाइन लिखना, लिखिए इसमें इसको 2 दे देना, इसको कितना देना, 3। इसमें लिखिए समीकरण 3 में आंशिक अवकलज के 4 पद है। समीकरण 3 में आंशिक अवकलज के 4 पद है। समीकरण 3 में आंशिक अवकलज के 4 पद है। अतः यह प्रदिश रूपांतरण समीकरण, अतः यह प्रदिश रूपांतरण समीकरण चतुर्थ कोटि के प्रदिश के लिए मान्य है। अतः यह प्रदिश रूपांतरण समीकरण चतुर्थ कोटि के लिए मान्य है। देखो इसके ऑर्डर कितनी थी, 2 थी, इसकी ऑर्डर 2 थी, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी इसका ऑर्डर कितना है, इसकी कोटि कितनी हो गई अपने पास, 4 हो गई। तो ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन कहता है। ठीक है, हो गया। चले आगे, नेक्स्ट लगाइए प्रदिशों का संकुचन। नेक्स्ट लगाइए प्रदिशों का संकुचन। ये एक थोड़ा सा अलग से नियम है, तो इसको लिख लीजिए पहले। लिखिए प्रदिशों का संकुचन, स्टार्ट करके लिख लीजिए। संकुचन, संकुचन का मीनिंग है कि क्या होना, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, जो कोटि होती है, उसका क्या होना, कम होना। तो वही अपना क्या कहलाता है, प्रदिशों का संकुचन। पर प्रदिशों का संकुचन होगा कब, संकुचन जब होगा जब मान लिया कि अपने पास कोई भी टेंसर होता है, ये हो गया अपने पास P, Q और R, ठीक है, ये हो गया अपने पास A बार I, J और K, यानी अपन में इसमें इस तरह का कोई भी टेंसर की टर्म होती है, तो वो कहता है कि अपने पास एक तो सब स्क्रिप्ट, क्या सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी एक तो शीर्षांक, ये तो है पादांक, ये होता है अपना शीर्षांक, ठीक है। यानी ये कहता है कि जब ऐसा कोई टेंसर हो जिसमें शीर्षांक और पादांक क्या हो, इक्वल हो, यानी मैं इसको यदि ऐसे मान लूँ कि ये Q है, ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है, ऐसा कोई होता है, तो इसमें क्या होती है, इसके जो सॉल्यूशन आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उसमें 2 कोटि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ ये कितने कोटि का है, बता सकते हो कि ये टेंसर है जो कितने कोटि का है, ये 3 कोटि का है। यदि मैं इसमें मान लूँ कि Q = R होता है, यानी मैं मान लूँ कि इसमें एक तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी Q = क्या हो जाए, R हो जाए, तो इसकी जो ऑर्डर रहेगा वो कितना रहेगा, केवल 1 रहेगा। उसमें 3 यहाँ 3 था, 3 में से क्या हो जाएगा, 2 कम हो के कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये जो नियम है, यही क्या कहलाता है, प्रदिशों का संकुचन नियम कहलाता है। तो इसमें लिखिए प्रदिशों के संकुचन में कि प्रदिशों की यह विधि केवल मिश्रित प्रदिशों के लिए मान्य है। प्रदिशों की यह विधि केवल मिश्रित प्रदिशों के लिए मान्य है। प्रदिशों की यह विधि केवल मिश्रित प्रदिशों के लिए मान्य है। यदि मिश्रित प्रदिश में एक प्रतिचर ब्रैकेट में लिख लेना शीर्षांक, यदि मिश्रित प्रदिश में एक प्रतिचर ब्रैकेट में लिख लेना शीर्षांक और एक सहचर ब्रैकेट में लिखना पादांक,
प्रतिचर यानी सुपरस्क्रिप्ट, सहचर यानी सबस्क्रिप्ट। यदि मिश्रित प्रदिश में एक प्रतिचर शीर्षांक और एक सहचर पादांक समान हो तो उस मिश्रित प्रदिश की दो कोटि कम हो जाती है। तो उस मिश्रित प्रदिश की दो कोटि कम हो जाती है। तो उस मिश्रित प्रदिश की दो कोटि कम हो जाती है। दो कोटि कम हो जाती है, वही प्रदिशों का संकुचन नियम कहलाता है। वही प्रदिशों का संकुचन नियम कहलाता है। वही प्रदिशों का संकुचन नियम कहलाता है। एग्जाम्पल करके लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल करेंगे जब और आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल करके लिखिए। माना एस निर्देश तंत्र में एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश, माना एस निर्देश तंत्र में एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश ए, पी, क्यू और आर है। माना एस निर्देश तंत्र में एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश ए, पी, क्यू और आर है। ब्रैकेट में लिखा, ये बोर्ड पर लिखा है ए, पी, क्यू, आर, ठीक है। तथा एस डैश निर्देश तंत्र में 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 मिश्रित प्रदिश ए बार आई जे के है। एस डैश निर्देश तंत्र में मिश्रित प्रदिश ए बार आई जे के है। अतः प्रदिश रूपांतरण समीकरण से अब सबका ध्यान बोर्ड पे, कॉपी पेन को रख दीजिए। सबका ध्यान बोर्ड पे, कॉपी पेन को रख दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, प्रदिश रूपांतरण समीकरण लिखते सबसे पहले तो ए बार आई जे के, तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी? ये क्या है अपने पास? ए, पी, क्यू और आर, ठीक है। देखो, प्रदिश रूपांतरण समीकरण लिखते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे आएगा, और नीचे क्या आएगा? डेल एक्स बार के आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? डेल एक्स पी, डेल एक्स क्यू, और ये क्या आ जाएगा? डेल एक्स आर, ठीक है। अब यदि मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ कि अपने पास क्या हो जाए, वही बोला मैंने, शीर्षांक और पदांक क्या हो जाए? समान हो जाए, कोई भी एक टर्म। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे, माना कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू आर हो। क्या हो? Q इज इक्वल टू आर हो। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए बार आई जे के इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स पी, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स जे डेल एक्स क्यू। इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स आर अपॉन में डेल एक्स बार के, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? इसको मैं लिख सकता हूँ ए, पी, क्यू, और जो आर था उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? क्यू। तो बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए डाउट। एक चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर क्यू था वहाँ आर करना है, जहाँ आर था वहाँ पर क्यू करना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे तो ए आई जे कर दिया, एक्स बार आई कर दिया, एक्स पी कर दिया, एक्स बार जे कर दिया, और यहाँ पे क्या था? क्यू था। तो क्यू की जगह अपन को क्या करना है? यहाँ पे आर करना है, यहाँ क्यू ही रखे। बताओ, एक टर्म कोई भी चेंज कर लेते हैं, दो नहीं करते, या क्योंकि दोनों तो एक्सचेंज करेंगे तो वापस वो का वही हो जाएगा, अपन को आंसर नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? जहाँ पे आर था वहाँ क्या करना है? क्यू करना है। तो देखो, यहाँ पे तो आर था नहीं, तो यहाँ पे ऐसे का ऐसे रख दिया। यहाँ भी आर नहीं था, यहाँ भी ऐसे का ऐसे रख दिया। जहाँ पर आर था वहाँ पर क्या कर दिया मैंने? क्यू कर दिया, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू क्या है? आर है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? क्यू। तो ये अपन क्या कर रहे हैं? इसको मान के सॉल्व कर रहे हैं कि इसका आंसर सही आता है, दो कोटि कम होती है या नहीं होती। उसके लिए अपन ने ये एग्जाम्पल लिया है। एस में ये ले लिया, एस डैश में ये ले लिया, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख ली। अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू आर मानता हूँ, तो जहाँ पर आर है वहाँ क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब देखो, ये आंसर कैसे निकलता है? ए बार आई जे के हो जाएगा,
ये क्या है अपना डेल एक्स बार आई और डेल एक्स पी हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल एक्स जे, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स बार के लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा के फॉर्म में बन जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स क्यू और डेल एक्स क्यू, ठीक है। और ये हो जाएगा ए पी क्यू और क्यू। तो क्रॉनिकल डेल्टा की परिभाषा क्या होती है, तो क्रॉनिकल डेल्टा क्या बताता है, क्रॉनिकल डेल्टा ये बताता है कि जो इसको है, इसको तो मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल क्यू क्यू, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बार बार है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ डेल बार जे के, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चेंज होगा, यदि मैं इसको अलग अलग डिफाइन करना चाहूँ तो देखो ये तो गुणधर्म आप जानते ही हो कि डेल क्यू क्यू सेम है, तब तो ये तो क्या देगा 1, यानी इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, यानी ये वाला तो वैल्यू क्या हो गई 1। और जो डेल बार जे के है, क्या डेल बार जे के, तो इसके यदि वैल्यू निकालनी है तो 1 कब आएगा, जब जे इज इक्वल टू क्या हो के, और जे नॉट इक्वल टू के हो तो क्या आएगा आपका 0, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 2 कोटि कम करनी है, तो 2 कोटि कम करने के लिए क्या मानना पड़ेगा अपन ने, जे इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास, के होना चाहिए। तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, रिजल्ट आ जाएगा। तो देख बताओ ऐसे कर सकते हैं क्या, कि आई इज इक्वल टू क्या करें, जे करें, जे इज इक्वल टू क्या करें, के करें, क्योंकि एक जे है और एक क्या है अपना के है। कोई मिस्टेक तो थोड़ी है। देखो मिस्टेक तो वैसे नहीं होनी चाहिए इसमें, करते आगे जब पता लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे यदि मैं क्या करता हूँ, जे इज इक्वल टू के करता हूँ, यानी जे की जगह क्या लेता हूँ, के लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा ए बार आई, जे की जगह क्या हो जाएगा के, और के इज इक्वल टू, इधर जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, देखो डेल एक्स बार आई, तो ऐसे का ऐसे, डेल एक्स पी ऐसे का ऐसे। और देखो जे इज इक्वल टू के लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्रॉनिकल डेल्टा बन रहा था अपना, तो देखो जो जो ये बन रहा था अपना, क्या बन रहा था, डेल बार जे के, ठीक है। और ये अपना क्या बना था, डेल क्यू क्यू, और ये क्या था अपना ए पी क्यू, ए पी क्यू और क्यू। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ए बार आई के इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई और डेल एक्स पी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये क्या बचा ए पी क्यू और क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आया अपने पास, ए बार आई के इज इक्वल टू क्या बचा, डेल एक्स बार आई और डेल एक्स का बचा पी, और ये क्या बचा ए पी क्यू और पी। यानी अपन कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे जो सेम टर्म थी, क्या सेम था यहाँ पे, ये क्या था क्यू था, तो ये भी क्या है क्यू है। तो देखो इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, ये कैसे पता लगेगा, अब इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे देखो के से के सेम है, तो ये वाली टर्म नहीं आएगी, केवल कंपोनेंट किसका आएगा, केवल जो अकेला आई है उसका आएगा, तो ये ऊपर था तो ऊपर आ गया डेल एक्स बार आई, ठीक है। यहाँ पे इसका कंपोनेंट देखो क्यू और क्यू सेम है, तो ये नहीं आएगा, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला। तो अपन कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसकी कोटि कितनी थी, इसके ऑर्डर कितना था 3 था, जब इसका आंसर आया लास्ट में तो इसका आंसर कितना आया, 2 ऑर्डर कम होके आया, यानी इसकी कोटि कितनी हो गई अपने पास 1 हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि यही क्या है, संकुचन का नियम है। तो संकुचन का नियम कहाँ पर अप्लाई होगा, मिश्रित टेंसर में अप्लाई होगा, प्लस इसमें वो कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए जिसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन ने लिया है कि सबसे पहले Q इज इक्वल टू आर लिया था, फिर अपन ने इसको प्रूव करने के लिए J इज इक्वल टू के माना था, ठीक है। तो लिखिए इसको,
लिख दिया, चले आगे। लिख दिया हो तो चले आगे नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। नेक्स्ट नियम अपना है निश्चितता का नियम यानी इनवेरिएंस लॉ। और इनवेरिएंस तो आप अच्छे से जानते हो कि क्या होता है। क्या? इनवेरिएंस का नियम, निश्चितता का नियम। लॉ ऑफ इनवेरिएंस। तो इनवेरिएंस किसे कहते हैं? मान लिया कि अपने पास कोई भी दो निर्देश तंत्र होते हैं, उसमें दोनों में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वो अपना क्या कहलाता है? एक तरह से इनवेरिएंस कहलाता है। आप अच्छे से जानते हो, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं कई बार ये निश्चितता का नियम। तो जिसमें दो निर्देश तंत्र होते हैं, दोनों में वो राशि कैसी होती है? समान प्राप्त होती है। वही अपना क्या कहलाता है? निश्चितता का नियम कहलाता है। तो वही सेम किसमें होगा? टेंसर की फॉर्म में होगा। तो इसमें लिखिए कि यदि भौतिक राशि दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त हो तो यदि भौतिक राशि दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त हो तो यह भौतिक राशि निश्चित भौतिक राशि कहलाती है। यदि भौतिक राशि दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त हो तो यह भौतिक राशि निश्चित भौतिक राशि कहलाती है और यह नियम निश्चितता का नियम कहलाता है। और यह नियम निश्चितता का नियम कहलाता है। नई लाइन से लिखना कि निश्चित भौतिक राशि शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है। निश्चित भौतिक राशि शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है। निश्चित भौतिक राशि शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि कहलाती है। और हम जानते हैं कि शून्य कोटि की भौतिक राशि अदिश भौतिक राशि कहलाती है। और हम जानते हैं कि शून्य कोटि की भौतिक राशि अदिश भौतिक राशि कहलाती है। तो ये क्या है? अपना इनवेरिएंस लॉ कहलाता है, जिसमें दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त होता है। क्या? इसकी वैल्यू। और अपन जानते हैं कि उसमें यदि शून्य ऑर्डर की बात कर रहा है तो शून्य ऑर्डर हमेशा किस में होता है? हमेशा स्केलर में होता है, अदिश भौतिक राशि में होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि ए म्यू न्यू प्रदिश भौतिक राशि संकुचन के लिए निश्चित राशि है। प्रदिश भौतिक राशि संकुचन के लिए निश्चित राशि है, यानी इनवेरिएंस है। तो सबसे पहले तो क्या करना है? देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या मानेंगे अपन? तो सबसे पहले ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए म्यू न्यू प्रदिश भौतिक राशि संकुचन के लिए संकुचन है। ठीक है, संकुचन के लिए निश्चित राशि यानी इनवेरिएंस है। तो क्या प्रूफ करना है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट टेंसर फिजिकल क्वांटिटी इज इनवेरिएंस फॉर किसके लिए? संकुचन के लिए। ठीक है, तो अपन इसको मान सकते हैं कि संकुचन के लिए ये वाला इनवेरिएंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन को दो टर्म मानिए, एक तो एस निर्देश तंत्र में, एक एस डैश निर्देश तंत्र में। तो सॉल्यूशन करके लिखिए, अपन दो टर्म मान लेते हैं। माना एस डैश निर्देश तंत्र में द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश, माना एस डैश निर्देश तंत्र में द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश ए बार अल्फा बीटा है।
माना एस डैश निर्देश तंत्र में द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश ए बार अल्फा बीटा है एवं एस निर्देश तंत्र में द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश तथा एस निर्देश तंत्र में द्वितीय कोटि का मिश्रित प्रदिश ए म्यू न्यू है तो प्रदिश रूपांतरण समीकरण से तो प्रदिश रूपांतरण समीकरण से तो देखो इसमें प्रदिश रूपांतरण समीकरण, तो सबसे पहले आपको तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तो मैं इसकी प्रदिश रूपांतरण समीकरण लिखता हूं। प्रदिश रूपांतरण समीकरण से, ठीक है। प्रदिश रूपांतरण समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, ए अल्फा बीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार बीटा, यहाँ पे क्या है ए म्यू न्यू है तो यहाँ आ जाएगा डेल एक्स म्यू और डेल एक्स न्यू। अब संकुचन नियम के लिए क्या मानना है, तो संकुचन नियम क्या कहता है, संकुचन नियम ये कहता है कि अपने पास कोई भी भौतिक राशि क्या होनी चाहिए, यानी संकुचन नियम उसका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में कोई भी एक वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी संकुचन के लिए अपन मान लेते हैं कि जो म्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, न्यू के, मान सकता हूं मैं। यानी संकुचन के लिए जो म्यू होता है किसके इक्वल होता है, न्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है किसके लिए, संकुचन के लिए। तो ये आ जाएगा ए बार अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार म्यू, और डेल एक्स न्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, म्यू लिख रहा हूँ, डेल एक्स बार बीटा, और ये हो जाएगा जो ए म्यू था और न्यू की जगह क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। अब इसको मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ, देखो ए बार अल्फा बीटा इज इक्वल टू डेल एक्स बार अल्फा, इसको मैं एक्सचेंज करके लिखूँ तो डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स म्यू और डेल एक्स म्यू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए म्यू म्यू, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, यदि मैं यहाँ पे क्रॉनिकर डेल्टा बनाता हूँ तो ये क्रॉनिकर डेल्टा की फॉर्म में बनेगा, देखो ए बार अल्फा बीटा, ये क्रॉनिकर डेल्टा बन गया, किस फॉर्म में बना, अल्फा बीटा की फॉर्म में। ये क्रॉनिकर डेल्टा क्या बना, म्यू म्यू की फॉर्म में, और ये क्या रह गया अपना, ए म्यू म्यू, ठीक है। यानी यदि मैं क्रॉनिकर डेल्टा का गुणधर्म लगाऊं क्रॉनिकर डेल्टा की परिभाषा से, तो क्रॉनिकर डेल्टा की परिभाषा से क्या होगा, क्रॉनिकर डेल्टा देखो ये तो अपन जानते हैं कि ये तो सिंपल सा 1 होता है, किसके लिए नियम लगाएंगे, अल्फा बीटा के लिए। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा, और अल्फा नॉट बीटा इक्वल टू होगा तो 0 होगी। तो अपन को ये वाला नियम मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ पे लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, बीटा है। यानी मैं कर सकता हूँ कि तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो अपन को क्या करना है, इनवेरिएंस प्रूव करना है, यानी ये दोनों टर्म हटानी, केवल 1 1 आना चाहिए, तो ये इसके इक्वल होगा तो ही होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे तो ए बार अल्फा, बीटा की जगह मैं अल्फा लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू क्या हो गया 1 1, और ये क्या हो गया अपना ए म्यू म्यू, ठीक है। तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए अल्फा अल्फा इज इक्वल टू ए म्यू म्यू। यानी एक तो एस निर्देश तंत्र में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, एस डैश निर्देश तंत्र में, तो दोनों क्या है अपने पास, इनवेरिएंस है। तो इसमें लिख लीजिए, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, दे दो। तो एक बार इतना लिखिए, फिर मैं आपको इसके लास्ट में 2 लाइन लिखवाता हूँ।
इसमें लिखिए समीकरण एक में आंशिक अवकलज के शून्य पद है। समीकरण एक में आंशिक अवकलज के शून्य पद है, अतः यह शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि को व्यक्त करता है। समीकरण एक में आंशिक अवकलज के शून्य पद है। समीकरण एक में आंशिक अवकलज के शून्य पद है, अतः यह शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि को व्यक्त करता है। अतः यह शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि को व्यक्त करता है। और हम जानते हैं कि शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि निश्चित राशि होती है। और हम जानते हैं कि शून्य कोटि की प्रदिश भौतिक राशि निश्चित राशि होती है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, इनवेरिएंस हो गया। अब ये अपन ने संकुचन कितनी बार लगाया, देखो यहाँ पे संकुचन केवल एक बार लगाया, किसके लिए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा के लिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, तो वो होमवर्क लिखिए। होमवर्क क्या लिखना है, करना आपको ये वो होमवर्क लिखिए, सिद्ध करो कि ये भी हटा देता हूँ। सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि ए के म्यू और जे न्यू है। सिद्ध करो कि मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि ए के म्यू और जे म्यू के लिए या द्विसंकुचन के लिए निश्चित भौतिक राशि होती है। द्विसंकुचन के लिए निश्चित भौतिक राशि होती है। निश्चित भौतिक राशि होती है। तो ये वाला आपका होमवर्क है जो आपको करना है। इसमें क्या दे रखा है, द्विसंकुचन कह रहा है। द्विसंकुचन यानी दो बार संकुचन होगा। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या माना, ये तो किस में मान लिया, ये एस में दे रखा है अपन को, ए के म्यू और जे न्यू में दे रखा है। ऐसे ही अपन यदि एस डैश में बात करेंगे तो क्या आएगा, ए पी क्यू आर एस आएगा। ठीक है, ये ए बार आ जाएगा तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, पी क्यू और आर एस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखो क्या आएगी, पी डेल एक्स क्यू डेल एक्स आर और डेल एक्स एस। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेल एक्स, सॉरी नहीं सही है, पी क्यू। अब यहाँ पे क्या आएगा अपना, ए के म्यू और जे न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, डेल एक्स के आ जाएगा, डेल एक्स म्यू आ जाएगा, डेल एक्स जे आ जाएगा और डेल एक्स न्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या संकुचन लगेगा, सबसे पहले संकुचन लगाना है म्यू इज इक्वल टू न्यू, यानी जहाँ न्यू है वहाँ म्यू करना है। तो एक तो टर्म वहाँ पे हट जाएगी, दूसरी टर्म एक बार और संकुचन लगाना। तो आगे जाओगे आप, जैसे इसको सॉल्व करके आगे देखोगे तो दो टर्म बचेगी, उन दोनों को भी हटाने के लिए क्या करना है, संकुचन लगाओगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ रिजल्ट आ जाएगा और वो क्या आ जाएंगे, इनवेरिएंस आ जाएंगे। तो ये होमवर्क है आपका, ये करना आपको है, नहीं होगा तो मुझे मैसेज करना, नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो शायद आज का भी लेंथी हुआ होगा, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के अगले वाले पार्ट के साथ। जितने आप सभी को धन्यवाद।